हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान जीएस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो री एग्जाम की क्लास को। तो हम पर डे बेसिस पे क्लासों को देख रहे हैं। हमने मंडे को देखा था, ट्यूसडे को देखा था, आज हम बुधवार पे आपके साथ फिर से मिल रहे हैं। यानी कि हमने टाइम टेबल भी आपका सेट किया था कि हम कितने कितने दिनों में मंडे की क्लासेस को देखे थे। तो ये देखिए हमारा टाइम टेबल है, यानी कि हिस्ट्री को हम 2 दिन देख रहे हैं, मंडे और ट्यूसडे में। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, फिर हम ज्योग्राफी की यानी कि एमसीक्यू और थ्योरी दोनों को देख रहे हैं, जिससे हमारी 4 क्लासें आपकी हो भी चुकी हैं। अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमने आपको 5 क्लासेस को पढ़ा दिया है चैप्टर वाइज। फुल डिटेल में आपके चैप्टर वाइज का डिस्कशन किया गया है। अगर हम उसके बाद बात करेंगे तो वीडियो री एग्जाम की क्लास आपकी जो होगी मंडे टू सैटरडे होगी। आप टाइम नोट कर लीजिएगा, 9:30 पे हमारी क्या होगी, वीडियो री एग्जाम की क्लास होगी, जो हमारा 2018 का पेपर था जो निरस्त कर दिया गया है। वीकली यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर आपको, यानी कि हमारा संडे को अवकाश रहेगा, तो संडे को हम जो डिस्कशन करेंगे वो आपके यूपीएससी के पेपर को डिस्कस करेंगे। यूपीएससी के पेपर हमारा रहेगा, उसका जो टाइम आपका सुबह 11 बजे आपका रहेगा, सुबह 11 बजे उसका टाइम रहेगा आपका। तो हमने 2 पेपरों को देख चुके, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 होगा। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। इनकी पूछ रहा है जो न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध जो है हमारे देश ने किस देश के संविधान से लिया है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है आपका कनाडा और चौथा है आपका आयरलैंड। अगर हम बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। तो राज्य के नीति तत्वों को हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है, और ये भारतीय संविधान के आपके भाग नंबर 4 में है। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में हमने डीपीएसपी को लिया है। अगर हम बात करेंगे कनाडा की, तो कनाडा से हमने अपशिष्ट शक्तियों को ग्रहण किया है। अगर हम बात कर लेते हैं कि हमने यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया, तो आके देख सकते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, तो ब्रिटेन से हमने लिया, लेकिन ब्रिटेन से अगर हम बात करेंगे तो हमने एकल नागरिकता, संसदीय शासन लिया था हमने, तो हमने यहां से कुछ पॉइंटों को ग्रहण किया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने यूएसए से क्या लिया, यूएसए से आपका क्या लिया, यानी कि मूल अधिकारों को ग्रहण किया है यूएसए से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यहीं से लिया है। उसके बाद हमने ली है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी हमने ग्रहण किया है यहां से। अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने यहीं से लिया है आपके यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वो भी हमने आपकी यूएसए से लिया है, जो आपके अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत आती है। उच्च न्यायालय और आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को भी हमने कहां से लिया है, तो वो हमने लिया है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हमने क्या करा है, ग्रहण किया है। यानी कि हम क्वेश्चन को देखेंगे कि तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो आपका है, ये अनुच्छेद नंबर आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1637 के अंतर्गत आता है आपका। और ये भी हमने कहां से लिया है, तो ये भी अगर हम बात करेंगे तो ये हमने कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। तो हमने एक क्वेश्चनों के अंतर्गत कई सारे प्रश्नों को देखा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, यानी कितनी बार चुनाव को लड़ सकता है या चुना जा सकता है। तो करा कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के लिए कितनी बार चुनाव लड़ सकता है या उस पर चुना जा सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर आपका 52, अनुच्छेद नंबर जो हमारा 52 है वो हमको बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्योंकि भारत में एक क्या होगा, आपका राष्ट्रपति है। और वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। तो हम कह सकते हैं द्रौपदी मुर्मू आपकी वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं और जो आपकी संथाल जाति से संबंध रखती हैं और आपके इससे पहले राज्यपाल थी आपकी। तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो प्रतिभा सिंह पाटिल आपकी पहली महिला राष्ट्रपति। तो अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद नंबर 52 हमको बताता है कि राष्ट्रपति क्या होगा, आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 54 की, तो आर्टिकल नंबर 54 हमको बताता है, अनुच्छेद 54 की हम बात करेंगे तो वो हमको बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल नंबर हमको 54 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आपका होगा। ओके, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 56 की, तो आर्टिकल नंबर अगर हम 56 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 56 हमको बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहेगा। ओके, तो हमने देखा राष्ट्रपति से संबंधित है। अभी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद नंबर आपका 61 जो है राष्ट्रपति पर क्या है, आपके महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया, अगर आर्टिकल नंबर हम बात करेंगे 72, तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है आपके राष्ट्रपति को। क्षमादान की शक्ति भी 72 के अंतर्गत आपकी क्या है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो इसमें कह सकता है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है, तो कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। भारत का राष्ट्रपति जब तक अंतिम सांस लेता है तब तक क्या हो सकता है, भारत का राष्ट्रपति वो चुना जा सकता है। राष्ट्रपति नहीं, भारत में किसी भी राजनेता को जब तक अंतिम सांस नहीं आती तब तक वो चुनाव भी लड़ सकता है और जीत भी सकता है और उसको नियुक्त भी किया सकता है, यानी कि उसको निर्वाचित, नियुक्त और आपके मनोनीत सब कुछ आपके किया सकता है। तो भारतीय संविधान में अधिकतम सीमा की कोई संभावना नहीं है, न्यूनतम एज निर्धारित है। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए जो हमें मिनिमम एज चाहिए होती है वो आपकी 35 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें मिनिमम एज जो चाहिए होती है वो आपकी 30 वर्ष है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो हमारी होती है वो कितनी होती है, आपकी 25 वर्ष होती है। यही अगर हम राज्य में देखेंगे तो विधानसभा के लिए आपकी 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए आपकी 30 वर्ष की आयु होती है और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होती है। ऐसी अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है, जज बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। ओके, तो हमने देखा कि राष्ट्रपति भारत का कितनी बार भी, यानी कि इसमें होगा आपका कोई सीमा तय नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो कोई सीमा नहीं है आपके चुनाव लड़ने की। तो राष्ट्रपति को कितनी बार भी नियुक्त किए यानी कि चुना जा सकता है। लेकिन अमेरिका में एक प्रथा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक व्यक्ति को 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 बार नहीं, कोई सीमा तय नहीं है। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो किस आंदोलन से संबंधित थे? भूदान आंदोलन, रोलेट एक्ट, बारदोली सत्याग्रह या स्वदेशी आंदोलन। अगर हम बात करेंगे भूदान आंदोलन की, तो 1951 में विनोबा भावे
विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत करी थी। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत करी थी। तेलंगाना एक गांव है हमारा शहर, तेलंगाना के पोचमपल्ली से, तेलंगाना के पोचमपल्ली से क्या करी थी, शुरुआत की थी। तो 1951 में इन्होंने शुरुआत करी थी। इन्होंने एक समाज और था जिसकी स्थापना करी थी, जिसको हम कहते हैं सर्वोदय समाज। तो सर्वोदय समाज की स्थापना करी थी। 1958 में इनको क्या मिला, पहला रैमसे मैग्नेसस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, मैग्नेसस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1983 में इन्हें भारत रत्न से क्या करा, सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न से क्या करा गया, इनको सम्मानित किया गया 1983 में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो आपकी बात कर लेते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो ये आंदोलन जो था वो 7 अगस्त 1905 में, 1905 और 1906 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो आपके महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। अगर बारदोली की बात करेंगे तो बारदोली जो आपका है ये आपके 1928 में, इसमें जो अग्रणी जो व्यक्ति थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे थे वो क्या होगा, उसका जो आंसर होगा वो होगा बारदोली। तो बारदोली आपके गुजरात में एक स्थान है। तो बारदोली में क्या था, कपास की फसलों से संबंधित था। तो कपास की फसलों के लिए जो क्या था, कर बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने। तो कर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था, यानी कर जो था वो इतना था, लेकिन उसको ब्रिटिश सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया, 22% कर दिया। तो बारदोली में लोगों को लगान देना पड़ता था कपास की फसलों के लिए। तो इसके लिए जो वहां की महिलाएं थी उनके द्वारा आमंत्रित किया गया गांधी जी को, लेकिन गांधी जी किसी कारणवश बिजी थे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने अपने प्रारूप के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां पर भेज दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टैक्स था उसका क्या करा, जमकर विरोध किया और टैक्स की समय सीमा को अंग्रेजों को बढ़ाने नहीं दिया। जब बढ़ाने नहीं दिया तो वहां की महिलाएं खुश हो गई और क्या था, सरदार जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे उनको क्या कह दिया, सरदार की उपाधि दी थी। अगर ये प्रश्न बनता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी, तो बारदोली की महिलाओं ने। अगर बारदोली की महिलाएं ऑप्शन में नहीं होते हैं तो हमारा ऑप्शन जो बनता है वो क्या बनता है, गांधी जी। तो गांधी जी की बात हम कर सकते हैं यहाँ से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में हम मनाते हैं एकता दिवस। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाते हैं, यानी कि यूनिटी डे के रूप में बनाते हैं। और हम इसमें कह भी सकते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण जो करने में सबसे समक्ष जो व्यक्ति था वो कौन था, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति सबसे समक्ष व्यक्ति थे देशी रियासतों का एकीकरण करने में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बारदोली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 को, उसकी जो अध्यक्षता करी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की गई थी। तो 1931 में एक अधिवेशन हुआ था कराची में, उसकी अध्यक्षता किसने करी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी। तो आप ध्यान से समझिएगा बातों को। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार के वन शैवालों तथा काई के बने होते हैं। यानी कि शैवाल हमारे होते हैं और काई के बने होते हैं। तो ऐसे वन कौन से होते हैं, टैगा वन होते हैं, टुंड्रा वन होते हैं, समशीतोष्ण वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो वनों का विस्तार भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य में है तो वो आपके मध्य प्रदेश में। तो वनों का विस्तार सबसे ज्यादा भारतीय राज्य वनों में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टुंड्रा होगा। तो ऐसे वन जो होते हैं वो आपके एशिया, यूरोप और आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो
एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आपके इन वनों को पाए जाते हैं। तो भारत के 3 महाद्वीप, यानी कि भारत का विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है, महाद्वीप है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप है, यानी कि विश्व में जो महाद्वीपों की संख्या है वो आपके 7 है, जिसमें सबसे बड़ा आपका एशिया है और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो उन महाद्वीपों में 7 महाद्वीपों में से जो 3 महाद्वीप हैं आपके, उसमें आपके टुंड्रा वन पाए जाते हैं। तो टुंड्रा वन आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा यानी कि टुंड्रा वन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे टैगा वन कहाँ पाए जाएंगे, तो आपके ज्यादा से ज्यादा इनका विस्तार जो होता है वो आपके कहां पर होता है, रसिया में होता है, यानी कि रूस में इनका सबसे अधिक क्या होता है, विस्तार होता है। ओके, तो अगर हमने देखा तो हमारा आंसर क्या होगा आपका टुंड्रा वन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से के कारण रतौंधी रोग होता है या होती है। रतौंधी हमको होती है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। अगर हम बात करेंगे विटामिन बी की, तो विटामिन बी का जो नाम है हमारा क्या है, थायमीन, यानी कि केमिकल नेम जो हमारा होगा वो क्या होगा, आपका थायमीन होगा। अगर हम बात करेंगे विटामिन सी की, एक्सकर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है आपका। विटामिन के की अगर हम बात करेंगे तो फाइलोक्लोबिन। अगर हम बात करेंगे विटामिन ए की तो आपका होगा रेटिनॉल। तो हमने देखा कि रतौंधी जो हमको होता है वो किससे होता है, विटामिन ए से होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा आपका विटामिन ए। विटामिन बी आपका बेरी बेरी होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हमको होगा। तो विटामिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो विटामिन की जो खोज करी थी वो करी थी कैसिमिरर फंक ने खोज की थी। 1912 में विटामिन को खोजा था और बताया था विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में आपके घुलनशील। तो आपके बी और सी जो विटामिन होते हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं, और जो वसा में होते हैं ई डी ई के जो विटामिन होते हैं वो आपके किस में घुलनशील होते हैं, आपके वसा में। यानी कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, तो बी आपका जल में घुलनशील एक क्या होता है, विटामिन होता है। हम देखेंगे साइंस की जब हम क्लास की शुरुआत करेंगे तो आपके विटामिन के चैप्टर को हम क्या करेंगे, फुल डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत उसको करेंगे। अगला प्रश्न है कि ठोस अवस्था से सीधे, देखिए ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या आपका आसवन कहते हैं। आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं कि ठोस से जो द्रव होता है वो क्या होता है आपका, वो क्या कहलाएगा, आपका पिघलना कहलाएगा। और जो आपके गैस से जो आपका द्रव होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा संघनन। ओके, तो गैसीय अवस्था से अगर कोई वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी संघनन कहलाती है। बट अगर हम बात करेंगे कि द्रव से गैस की जो अवस्था होगी वो क्या कहलाएगी, तो द्रव से जो गैस की अवस्था हमारी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी बाष्पीकरण कहलाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो ठोस से जो गैसीय अवस्था जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऊर्ध्वपात। ये हमारा राइट आंसर होगा उसका। ठीक है, तो हमने देखा छठे प्रश्न को, कह रहा है कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज की बात कर रहा है, मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं, तांबा व जस्ता, तांबा व रांगा, यानी कि कह सकते हैं हम इसको टिन,
जस्ता व निकिल, एल्यूमिनियम प्लस आपका जो होता है क्या होता है, एल्यूमिनियम प्लस निकिल। अगर हम बात करेंगे जस्ता व निकिल जो हमारा होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है टंगस्टन। ये आपका क्या होगा, ये आपका कांस होगा। और अगर हम बात करेंगे तो तांबा प्लस जस्ता आपका क्या होगा, पीतल होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो आपको बता दें अलॉय आपकी मिश्र धातु पेपर में जो होती है बहुत ज्यादा मात्रा में आपके आती है। तो हम एक दिन डिस्कशन भी करेंगे मिश्र धातुओं को लेकर। तब तक के लिए हमारा एक क्वेश्चन आप याद रखें, करा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये आपका गलत लिख गया, आप लिख सकते हैं प्रतिपादित किया था। सर आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, मैडम क्यूरी या अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे, एक तो गति के नियम दिए थे, तो लॉ ऑफ मोशन, और हमारा जो सिद्धांत दिया था वो दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे तो जैव विकास का सिद्धांत दिया था। तो जैव विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और मैडम क्यूरी ने आपकी रेडियम की खोज की थी। तो रेडियम की जो खोज करी थी वो आपकी किसने करी थी, मैडम क्यूरी ने की थी। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करेंगे तो क्या सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। अच्छा प्रश्न है आपके। गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी या आपकी सरस्वती नदी। बात कर लेते हैं तो भारत की सबसे लंबी नदी, बात करेंगे डिस्टेंस की तो 2525 किलोमीटर इसकी क्या है आपकी डिस्टेंस है, क्योंकि इतने किलोमीटर में आपकी बहती है। अगर हम बात करेंगे तो भारत में जो है आपकी वो है आपकी 2510 किलोमीटर। और अगर बांग्लादेश में बात करेंगे तो ये बांग्लादेश में कितनी है आपकी 15 किलोमीटर। तो रेस्ट हमारा कितना बचता है, 15 किलोमीटर आपकी कहां पर है, बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश में आपकी कितनी है 15 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो आपके दो नदियों पर बना है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना है, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का आपका डेल्टा कहते हैं उसको हम। उस पे जो होता है आपके सुंदरी नामक वृक्ष होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क भी है आपके पश्चिम बंगाल में। तो डेल्टा भी आपका कहां पर होगा, वेस्ट बंगाल में आपका होगा। तो हिमालय के पार से नहीं निकलती है, यानी गंगा जो निकलती है वो आपके गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से आपके निकलती है। अगर यमुना की बात करेंगे तो यमुना भारत की एक सतत वाहिनी नदी है। सतत वाहिनी का मतलब हुआ कि हमेशा बहने वाली नदी है और भारत की एक प्रदूषित नदियों में से एक है। तो आपके बंदरपुर से निकलती है, यानी कह सकते हैं यमुनोत्री से निकलती है। अगर बात करेंगे सिंधु की तो सिंधु नदी जो है हमारी वो आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और आपके एकमात्र राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर में क्या कहती है, बहती है। आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है हमारी सिंधु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपके यहीं पर होगा, यानी कि सिंधु। तो सिंधु नदी जो है वो आपके कहां गिरती है, तो सिंधु नदी की बात करेंगे वो आपकी अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर की अगर हम बात करेंगे तो आपकी सिंधु, नर्मदा और आपकी ताप्ती नदियां कहां गिरती हैं, अरब सागर में। अब जो नदियां हमारी अरब सागर में गिरेंगी वो आपके डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी, वो आपके एस्चुरी का निर्माण करेंगी।
तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो आपके ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। अरब सागर में आपके ईरान हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, भारत हो गया और आपके पाकिस्तान का हिस्सा भी आता है। ठीक है, तो अरब सागर में नदियां आपकी गिरती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी है आपकी जो आपकी हिमालय के पार से निकलती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा क्या होगा, प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में कौन सी फसल शामिल नहीं है। यह राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, यानी कि फसलों की ही बात कर रहा है, गेहूं, चावल, तिलहन या दलहन। अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय खाद्यान्न जो योजना थी जो आपकी 2007 में आई थी। ओके, तो 2007 में आई थी और एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई क्या है आपकी एक योजना है, जिसमें आपका गेहूं भी शामिल था, उसके बाद आपका चावल भी शामिल था और आपका दलहन भी शामिल था। तो क्या शामिल नहीं था आपका, तिलहन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गेहूं की बात करेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश और आपके पंजाब में सबसे ज्यादा का होता है। बात करेंगे चावल की तो आपका वेस्ट बंगाल। अगर दलहन की बात करेंगे तो अभी जो वर्तमान समय में आपके राजस्थान में है, दूसरे नंबर पे आपके एमपी में है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तिलहन की तो आपके सबसे ज्यादा कहां पर होता है, आपके एमपी में आपके होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तिलहन। अगला प्रश्न है हमारा कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुता निम्नलिखित में से किस तत्व में पाई जाती है। तो कह रहा है जैव तंत्र में, ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या आपकी ऑक्सीजन। अगर हम बात करें तो आपके डेनियल रदरफोर्ड ने क्या करा, नाइट्रोजन की खोज की थी और नाइट्रोजन को हम लिख सकते हैं 7n14, जिससे हमें पता चलता है कि जो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका कितना होता है, 7 होता है। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की जो खोज करी थी वो आपकी हेनरी कैवेंडिश ने क्या करी थी, खोज करी थी। और हाइड्रोजन के कई सारे समस्थानिक होते हैं, जैसे 1s1, 1s2 और 1s3। हम बोल सकते हैं 1s1 को हम बोल सकते हैं प्रोटियम, उसके बाद हम 1s2 को बोल सकते हैं ड्यूटेरियम और 1s3 को हम बोल सकते हैं ट्राइटियम। ये समस्थानिक होते हैं। आप समझ लीजिएगा कि समस्थानिक हम किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। आप देखिएगा इनके परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, आपके समान है। तो ये हमारा परमाणु क्रमांक हो गया और ये आपका परमाणु भार हो गया। परमाणु भार आपका क्या है, भिन्न भिन्न है हर टाइप्स पे। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन का जो उपयोग किया जाता है वो आपके वनस्पति घी में भी, यानी कि वनस्पति घी में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपके हाइड्रोजन की। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के जो खोज करता है वो है आपके जोसेफ प्रेस्टले। तो जोसेफ प्रेस्टले आपकी खोज करता है ऑक्सीजन के। अगर हम यहां से बात करते हैं सही आंसर की, तो हमारा सही आंसर होगा आपका कार्बन। तो कार्बन को भी हम लिख सकते हैं C614, हम कार्बन को भी लिख सकते हैं यहां से। और मानव शरीर में अगर बात करेंगे तो कार्बन की जो प्रतिशतता है मानव शरीर में वो आपकी कितनी है, 18.5। तो 18.5% है वो आपकी किसकी है, कार्बन की प्रतिशतता है। कह रहा विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने करी। तो विद्युत और चुंबक की बात कर रहा है, तो लिंक के बीच लिंक की खोज किसने करी, तो हम कह सकते हैं मैक्सवेल ने आपकी खोज करी थी। वोल्टा ने बात करेंगे तो वैद्युत धारा की खोज की थी।
विद्युत धारा की इसने क्या करी थी, खोज करी थी। विद्युत धारा की बात करेंगे तो मात्रक आपका क्या होगा, एम्पियर आपका मात्रक होगा। माइकल फैराडे ने आपके वैद्युत मोटर को ही बनाया था और इन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी इन्होंने। ओके, अब वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका किसने दिया था, मैक्स बेल ने दिया था। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे तो आपको किसने दिया था, मैक्स बेल ने वो सिद्धांत हमारा प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल त्रसदी किस स्थान पर घटित हुई थी। तो ब्लैक होल की बात करी जा रही है, तो ब्लैक होल त्रसदी किस स्थान पर घटित हुई थी। ऑप्शन है आपके ढाका, मुंगेर, कोलकाता या मुर्शिदाबाद। अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो आपका साइंस का लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री का है, यानी कि इतिहास की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये जिस युद्ध की बात कर रहा है वो आपका है पलासी का युद्ध। तो पलासी के युद्ध की बात जा रही है। तो पलासी के युद्ध से पहले की घटना है, यानी कि पलासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757। लेकिन ब्लैक होल की घटना की अगर हम बात करेंगे तो ये घटना आपकी है 1756 की। अगर हम इस घटना की बात करेंगे तो ये आपकी घटना जो है वो आपके 1756 की है। इसका मतलब क्या था, यानी कि सिराजुद्दौला और आपके रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के पहले नवाब थे आपके, उनके मध्य क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था, बंगाल के पहले नवाब या पहले गवर्नर की बात करेंगे तो बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव यहां से क्या थे, लड़े थे। तो जीता कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रमुख थे, यानी कि वहां पर गवर्नर के रूप में जो कार्य कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, वो क्या करे थे, जीते थे। तो इसमें क्या था, 146 सैनिकों को एक काल कोठरी कोलकाता में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया था। उसके बाद उसमें कुछ सैनिकों की मृत्यु हो गई। जब उसको खोला गया था तो उसमें बचे हुए मात्र कितने थे, 23 लोग बचे थे। तो इसकी जो घटना हुई थी वो कहां हुई थी, आपकी कोलकाता में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, कोलकाता। प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर पूछ रहा है आपसे, बड़ी नदी नहीं पूछ रहा है। कह रहा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बात लंबी नदी की कर रहा है, ना कि बड़ी नदी की कर रहा है। तो ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, अमेजॉन, गंगा या नील नदी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अमेजोन की बात कर लेते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, आपकी अमेजोन। जो जाती है आपके कहां गिरती है, आपके अटलांटिक महासागर में आपके गिरती है। तो नदी है वो आपकी कहां गिरती है, अटलांटिक महासागर में आपकी नदी जो है वो क्या है, गिरती है। अगर हम देखेंगे कि गंगा नदी को देखेंगे तो आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। अगर हम बात करेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा आपके कौन होगी, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो आपकी अप्रॉक्स, यानी कि कह सकते हैं हम 6990 किलोमीटर है। और ये आपके भूमध्य सागर में गिरती है और आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है। तो अगर बात करेंगे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की, अगर हम बात करेंगे तो आपके कौन सी है, विक्टोरिया झील से निकलती है।
और आपके भूमध्य सागर में क्या होती है, एक गिरती जाके है। तो एक गिरती कहां पर है, आपके भूमध्य सागर में, वहां से गिरती है। और अगर बात करेंगे तो आपके बहुत सारे देशों के साथ सीमा बनाती है, जैसे आपके ब्राजील के साथ सीमा बनाती है, फिर आपके पेरू के साथ सीमा बनाएगी, बोलीविया के साथ भी सीमा बनाती है, आपकी कोलंबिया के साथ सीमा बनाती है, और आपके इक्वेडोर के साथ सीमा बनाती है। इतने देशों के साथ सीमा, यानी कि 5 देशों के साथ क्या करती है, जो नील नदी है वो क्या करती है, आपकी सीमा बनाती है। तो 5 देशों के साथ क्या करती है, सीमा बनाती है। तो सबसे लंबी नदी है हमारी भारत की, सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करेंगे तो वो लंबी नदी होगी आपकी गंगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे भारत की नहीं, प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो होगी वो आपकी गोदावरी, जिसकी लंबाई आपकी है 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, या बात करेंगे तो अवरक्त तरंगे। अगर हम बात करेंगे तो आपकी जो टीवी का जो रिमोट होता है उससे कौन सी तरंगे निकलती हैं, आपकी अवरक्त तरंगे उससे निकलती हैं। अगर हम बात करेंगे तो सोनोग्राफी जो प्रयुक्त जो तरंगे होती है वो कौन सी तरंगे होती हैं, आपकी पराश्रव्य तरंगे हमारी सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे आपकी होती है। सही आंसर क्या होगा हमारा, पराश्रव्य तरंगे। ये जो तरंगे होती हैं इनको हम कानों के द्वारा नहीं सुन सकते हैं, कानों से नहीं सुन सकते हैं, यानी कि मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन सकता है। तो इस सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे होंगी वो क्या होंगी, आपकी पराश्रव्य सोनोग्राफी में तरंगे होंगी वो आपकी पराश्रव्य तरंगे होंगी। जैसे अगर हम बात कर लें, एक यंत्र होता है आपका सोनार। तो सोनार क्या करता है, समुद्र के अंदर जो वस्तुएं डूब जाती हैं उनका पता लगाता है। तो छिपी गई वस्तुओं, ये समुद्र के अंदर, जैसे पनडुब्बी हो गई, आपका कोई जहाज हो गया, अगर वो छिप जाती है, डूब जाती है, तो उनका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार में भी आपकी पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा आपका पराश्रव्य तरंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थगित करने का आदेश देता है, स्थगित नहीं यानी कि स्थापित करने का आदेश देता है। तो ग्राम पंचायतों को स्थापित करने का आदेश देता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर अगर बात करेंगे 44, आर्टिकल 57, आर्टिकल नंबर 32 या आर्टिकल नंबर आपका 40। देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। पहले हम बात करेंगे कि अनुच्छेद नंबर आपके क्या है, अनुच्छेद नंबर अगर हम 44 की बात करेंगे तो हमारा है समान नागरिक संहिता। ऐसा एक ही भारतीय राज्य है जिसमें लागू है, उसका नाम है आपका गोवा। गोवा जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को उस राज्य में जाति, धर्म, मूल, वंश किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि सभी के लिए एक समान कानून है। इसको हम कहते हैं समान नागरिक संहिता की। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर अगर हम 57 की बात करें तो 57 में आपका क्या है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है आपका। अगर हम अनुच्छेद नंबर 32 की बात करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 32 को हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। तो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत कहते हैं जिसमें आपके रिटों को रखा गया है। तो रिट का जो अर्थ होता है वो होता है आदेश देना। तो आदेश देना आपका रिटों का एक अर्थ होता है। रिटों की जो चर्चा की है वो हमने कहां से ली है, भारतीय संविधान में आपके ब्रिटेन से ली है। तो इसमें कई प्रकार की आपकी रिटें भी हैं, जैसे हम कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया आपका, परमादेश को रखा हमने, प्रतिषेध को रखा है, अधिकार प्रक्षा को भी रखते हैं हम,
उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपके उत्प्रेषक, यानी कि 5 रिटें हैं, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 32 में किन रिटों को शामिल नहीं किया गया है, किस रिटों को शामिल नहीं किया गया है। अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 40 हमारा क्या होगा, ग्राम पंचायतों का क्या होगा, गठन होगा। ये भाग नंबर आपके 4 में है और यहां से हमारे जो अनुच्छेद संबंधित हैं वो है आपके 36 से 51। तो 36 से 51 अनुच्छेद हमारे यहां से क्या है, आपके संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी 52वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया है, यानी कि 52 की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कि सन क्या है विधेयक के पारित करने की। अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें अनुसूचियों को रखा गया था। तो भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें जो अनुसूचियां थी वो आपकी 8 थी, लेकिन अब जो वर्तमान जो संविधान है उसमें जो अनुसूचियों की संख्या कितनी है, आपके 12। तो कुल मिला के जो अब अनुसूची है वो कितनी है, आपकी 12 अनुसूची है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपकी टोटल मिला के कितनी अनुसूची है, यानी कि 12 अनुसूची आपकी कुल है। तो हम देखेंगे कि 12 अनुसूची जो हमारी कुल 12 अनुसूची है यहाँ पर, उसमें हमने क्या रखा, उसमें हमने कुछ अनुसूची जोड़ी होंगी, जैसे 9वीं होगी, 10वीं होगी, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा है। तो अगर हम बात करेंगे दल बदल कानून की तो आपके 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो पहला पॉइंट ये भी बन सकता है कि किस अनुसूची में रखा गया है, तो आपके 10वीं अनुसूची में। और संशोधन बनाया गया है 52 संविधान संशोधन और सन को दिया गया है 1985। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका 1985 आपका क्या होगा सही आंसर। ओके, अगर हम बात करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस अनुच्छेद में रखा जाता है, तो अनुच्छेद नंबर आपके 368 में रखा जाता है। और भाग नंबर अगर बात हम करेंगे तो भाग नंबर आपके 20 के अंतर्गत रखा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। ओके, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भाग नंबर 20 में है और अनुच्छेद नंबर आपके 368 में है, जिसे हमने ग्रहण किया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने ग्रहण किया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 1985 राइट आंसर होगा। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, विटामिन सी, सुक्रोज, ग्लूकोज या प्रोटीन। अगर हम बात करेंगे विटामिन सी, तो मैंने आपको प्रीवियस प्रश्न में बताया है कि इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, हमारा स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दालों को खाएंगे, मूंगफली को खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो ग्लूकोज जो होता है हमारा वो हमको तुरंत लेना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करेंगे कोशिकाओं की, तो स्टडी आप अगर हम सेल की बात करेंगे, स्टडी हम सेल जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी को हम कहते हैं कोशिकाओं का अध्ययन। तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं, यानी कोशिकाओं की जो संख्या है वो क्या है, आपके असंख्य है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर की जो मूलभूत संरचना है या क्रियात्मक जो इकाई है वो हमारी क्या है, कोशिका होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका प्रोटोप्लाज्मा होता है। तो कोशिका का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, साइटोलॉजी आपका कहलाता है। तो शरीर की जो मूलभूत इकाई है संरचनात्मक, जिससे स्ट्रक्चर बनता है हमारे शरीर का, जिससे हमारे शरीर की मूल संरचना निर्धारित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका। तो कोशिकाओं की जो संख्या है वो क्या है, आपकी असंख्य संख्या है आपकी कोशिका की। अगला है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया या यूरिक एसिड। अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता, अगर हमारे मांसपेशियों में ये जमा हो जाता है तो क्या होती है, हमको थकान होती है। यानी कि मसल्स में अगर ये जमा हो जाता है तो हमको क्या होती है, थकान होती है। दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है आपका यूरिया। यूरिया की अगर बात करेंगे, केमिकल नेम की अगर बात करेंगे तो आपके क्या हुआ,
NH2CONH2, ये हमारा क्या हुआ, यूरिया का सूत्र हुआ आपके। तो हमारा सही आंसर होगा, तो पहला आंसर क्या होगा हमारा सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर हम बात करेंगे कि शरीर का दाहिना जो भाग होता है वो रक्त प्राप्त करता है, तो शरीर का जो दाहिना जो भाग होता है हृदय का, वो रक्त प्राप्त किससे करता है? मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, शुद्ध करता है, अशुद्ध करता है, मिश्रित करता है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगर हम इस प्रश्न की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप देखते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं हार्ट की, तो पहला प्रश्न तो हमारा यही बनेगा कि आखिर हम हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। तो हृदय के अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। जब हम इसके डॉक्टर के पास जाएंगे तो किसके पास जाएंगे हम? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हृदय क्या कभी आराम करता है, तो एक धड़कन से दूसरी धड़कन तक, यानी कि दो धड़कनों के बीच में क्या करता है? आराम करता है। तो दो धड़कनों के बीच में आराम करता है आपका हृदय। तो आराम करने में उसको कितना टाइम लगता है? तो लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो दो धड़कनों के बीच में यानी कि 0.8 समय लगता है हमारा। अगर हम बात करेंगे तो मानव हृदय जो होता है, तो विश्व हृदय दिवस की अगर हम बात करेंगे तो विश्व हृदय दिवस हम 29 सितंबर को बनाते हैं। और हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो पूछ रहा है कि मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, तो कैसा रक्त प्राप्त करेगा? इम्प्योर रक्त प्राप्त करेगा। बट अगर बात हम कर लेते हैं कि हमारे हृदय में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है, तो महाधमनी। तो महाधमनी जो होती है वो हमारे शरीर में क्या करती हैं, यानी कि जो हमारा हृदय है उसमें क्या करती हैं? ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती हैं। तो उसको हम कहते हैं महाधमनी। तो हमने देखा कि हृदय का प्रश्न हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो हृदय दिवस हम बनाते हैं आपका 29 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? आपका हृदय दिवस बनाते हैं। ओके, तो आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक है, यानी कि हमने 20 प्रश्नों को देखा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कल हम फिर से मिलेंगे आपको 9:30 पे। तब तक के लिए नमस्कार।